1989 का एक वाकया जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो ये हुआ कि इसने एक रविवार का दिन था, दोपहर थी, करीब 1:30-2 बजे की बात है ये। और धूमनगंज थाने में अतीक अहमद ने फोन किया कि वो एसओ से, थानाध्यक्ष से बात करना चाहता है। कोई समस्या रही होगी, बात करना चाहता है। उस समय थानाध्यक्ष के बारे में बताया गया कि वो गश्त पे निकला हुआ है। और वहां पे एक सेकंड ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर जो ड्यूटी ऑफिसर था, कोई राय करके था, उसने फोन अटेंड किया और उसने कहा कि साहब, थानाध्यक्ष महोदय बाहर गश्त में निकले हुए हैं, जब आएंगे तो मैं बात करा दूंगा। उसके करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद अतीक अहमद ने फिर फोन किया और तब तक फिर वो थानाध्यक्ष नहीं लौटे थे और राय ने फिर वही जवाब दिया कि साहब अभी गश्त पे हैं, अभी लौटे नहीं हैं, जब लौटेंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगा। इस तरह ये एक दो बार ऐसी बात हुई और वो झल्ला के उसने कहा कि तुम साले ये चाहते हो कि वो हमसे बात ना करे, इसलिए तुम उसको छुपाए हुए हो, वो अपने क्वार्टर में सो रहा होगा और मैं भी आता हूँ और तुम्हारी खैर करता हूँ। बताया ये जाता है कि उसने एक दो थप्पड़ भी मार दिए आने पे, थाने में आने पर उसने सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ भी मार दिए, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने ये बात नहीं कहा। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने तत्काल मुझे फोन करके कहा कि आज मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इतने साल की नौकरी के बाद एक विधायक जो अभी जस्ट विधायक हुए हैं और उन्होंने मुझे गाली दिया और मुझे ह्यूमिलिएट किया, और वो भी मेरे थाने में, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तत्काल उस सब इंस्पेक्टर को कहा कि तुम अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज करो, इस सरकारी कार्यों में इसने दखलंदाजी की है। और आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में मैंने उसको निर्देशित किया कि तुम इसमें मुकदमा दर्ज करो, एंड वी मस्ट एक्ट, क्योंकि ये पूरे पुलिस के विभाग की प्रतिष्ठा के ऊपर है। और हमने तत्काल कहा कि मुकदमा दर्ज करके मुझे बताओ और मैं उसको अरेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अरेस्ट किया जाएगा। और इसी बात को लेकर मैंने वहां के लोकल सर्किल ऑफिसर ओपी सागर थे, उनको मैंने खबर दी। उस समय तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करता था, लैंडलाइन या वायरलेस से ही बातें हुआ करती थी। और हम दोनों ने, हमारे पास फोर्स की कमी थी, हमारे पास एक प्लेटून पीएसी थी, उस एक प्लेटून पीएसी को हम लोगों ने बांट लिया। सर्किल ऑफिसर डीएसपी जो थे उनको हमने 1.5 सेक्शन दिया और 1.5 सेक्शन मैं स्वयं रखा, और एक दो और सिपाही थे जो हमारे गनर्स थे, और ये। और उसके बाद मैंने ये कहा कि आप जाइए उनके ऑफिस में और अतीक अहमद के ऑफिस में आप रेड कीजिए, और मैं उसके गांव पे जाता हूँ और गांव पे मैं रेड करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि गांव में वो मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का वाकया कुछ देर पहले हुआ था उससे ये लगा कि वो जरूर घर में होगा। और मैं जब गया वहां पे तब तक शाम हो चुकी थी, लगभग 4:30-5 या 5:30 हो रहा था, अंधेरा होने वाला था कुछ। जब मैं उसके गांव में गया तो उसके घर पे वो मिला नहीं, और मैं बहुत ही निराशा पूर्वक हो कि मैं घर से वापस लौट रहा था तो रास्ते में वो मुझे मिला। गांव से लगभग 400-500 मीटर दूर और मे भी आधा किलोमीटर दूर पे वो जो सड़क होती है, कच्ची सड़क होती है या उस प्रकार की सड़क थी, मुझे याद है, वहां पे उससे मेरी आमना सामना हुआ। और मैंने उसको ललकारा, मैंने कहा कि इस तरह की बदतमीजी तुमने किया है, आपने किया है, क्योंकि वो विधायक था, वो विधायक आपने किया है, और आप जो है सो थाने चलेंगे और आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसे बहुत ही मुझे नहीं लगा कि उसे कभी ये चिंता होगी या कभी उसे इस बात का अनुमान होगा कि कोई पुलिस ऑफिसर आके मुझे मेरे ही गढ़ में और मेरे ही गांव के पास वो मुझे इस प्रकार का चैलेंज करेगा कि वो गिरफ्तार करने आया है। तो उसने कहा कि एसपी साहब, आप गिरफ्तार तो मुझे नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पे लगभग 10,000 लोग हैं। सचमुच में होंगे 10,000 तो नहीं होंगे, लेकिन 1,500-2,000 लोग तो इकट्ठा हो रहे थे छतों पर और इन सब जगहों पर, क्योंकि वहां पे हमारे पास भी करीब 12-13-15 पुलिसकर्मी थे और सभी राइफलें, 303 राइफल वगैरह लेकर थे। उसने कहा कि गोलियां चलेंगी और यहाँ पे लाशें गिरेंगी। तो हमने कहा कि देखिए विधायक जी, लाशें चलेंगी तो हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। हमारी पुलिस की फोर्स भले कम हो, लेकिन हम लोग भी उस पर रिटेलिएट करेंगे और उस पर गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन अरेस्ट तो करके ही रहूंगा मैं। अगर आप अरेस्ट नहीं करने देंगे तो थाने पे आप नहीं अगर जाएंगे तो मैं आपको गांव भी नहीं जाने दूंगा, आप यहीं पे तब तक रहेंगे। और जब कोई पुलिस ऑफिसर कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो दैट मींस यू आर अंडर कस्टडी, यू आर अंडर पुलिस कस्टडी। और इस तरह के बहुत जोशो हवास में हो रहा था। इतने में हमारे सर्किल ऑफिसर ओपी सागर भी आ गए, उनके पास भी 1.5 सेक्शन की पीएस थी। उससे भी मैं थोड़ा उत्साहित हो गया, आशान्वित हो गया कि वो है। इसी बीच कई लोग वहां आ गए, बहुत पॉलिटिकल नेता वहां पे आ गए, कुछ सिटिंग एमएलए आ गए, कुछ एक्स एमएलए आ गए, और फिर राजनीतिकरण शुरू हो गया, पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिक्स शुरू हो गया। उसको हम अरेस्ट नहीं कर पाए। आज क्या हुआ?
आज की सिस्टम में क्या हो रहा है, राजनीतिक जो संरक्षण है वही तो विड्रॉ हुआ है, बाकी सारे केसेस वही हैं। उसमें जो है किसी भी तरह का कोई कमी नहीं आई है, कोई नया FIR नहीं किया गया है, पुराने पुराने सारे केसेस हैं। कैसे उनमें फैसला होने लगा, कैसे उस पर काम होने लगा? क्यों? वो जो राजनीतिक संरक्षण था वो हटा लिया गया, तो कवर हट गया, सब चीज़ एक्सपोज होने लगी, सब चीज़ सामने आने लगी। अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि भाई इस तरह से मर्डर हो गया। तो मर्डर तो माननीय हमारे इंदिरा जी का भी हुआ था, राजीव जी का भी हुआ था, कितने ऐसे उदाहरण हैं। गांधी जी, क्या वहाँ पुलिस नहीं थी क्या? गांधी जी जो है परम पूज्य गांधी जी थे, उनको भी मर्डर हुआ। तो ये कहना कि नहीं ये सिस्टम का फेलियर है और ये है फलाना, ये चीज़ नहीं समझ आती। अक्सर लोग सोचते हैं कि अतीक को अपराधी साबित करने में अदालतों को इतना वक्त क्यों लगा। इसका जवाब हमें पूर्व IPS अखिलेश मेहरोत्रा ने। अतीक पुलिस, वकील, कोर्ट के सिस्टम में काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को अपने साथ मिलाकर रखता था। बिना उसकी मर्जी के मुकदमे की फाइल जज साहब के सामने भी नहीं पहुंच पाती थी। चार्जशीट कोर्ट भेजी जाती थी, कोर्ट में जो अहलमद होते हैं वहाँ पे फाइलें दब जाती थी, कभी ट्रायल स्टेज पे आई नहीं। अब इसका जो भी मैनेजमेंट वहाँ था उसकी वजह से कोई ट्रायल हुआ ही नहीं। केवल 2 केसेस में ट्रायल हुआ, एक में अभी सजा हुई है, दूसरे में सजा होने वाली थी, तो उमेश पाल को मरवा दिया। आतंक था इसका। अब मान लीजिए अहलमद को बोल दिया कि फाइल ट्रायल में नहीं आएगी, तो अहलमद की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पेशकार के पास भेज दे और ट्रायल की डेट फिक्स हो जाए। वो होने नहीं पाती थी। वो खुद ही चैलेंज करता था कि तुम चार्जशीट जितनी चाहे लगा लो, कोर्ट में जाके सब हम ठीक करा देंगे। दबदबा बहुत था। अच्छे से अच्छे अधिकारी, अतीक क्योंकि सांसद था, उसके घर पे जाते थे, त्योहारों पे ईदी खाते थे, सब करते थे। DM SP दोनों को साथ साथ जाना पड़ता था कि सांसद हैं। आधी रात में रजिस्ट्री दफ्तर खुलता था और जाके रजिस्ट्री हो जाती थी, पार्टनरशिप हो जाती थी। ठीक का मेरे साथ एक बहुत बड़ा शिकायत थी मेरे साथ। उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि आप ही एक इस जिले के अधिकारी हैं जो कभी मेरे घर नहीं आए। अरे कभी 30 त्योहार पे ही आ गए होते आप। कहता क्या और लोगों को वो नहीं है, सब मेरे यहाँ आते हैं। अच्छा, अतीक तो ऐसा खिलाड़ी आदमी था कि वो पैसे से भी तोड़ लेता था। मेरे ही लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को सर से लेके पाँव तक पैसा नाप दिया कि मतलब इसके घर की चीज़ें बताओ, इसकी कमी बताओ, इसकी बेसिक चीज़ें बताओ, इसकी जो चीज़ें मुझे पता चले। तो बहुत सी ऐसे भी षड्यंत्र मेरे साथ हुआ कि कुछ फैमिलीज़ के लोग भी अतीक के साथ मिल गए और मिलने के बाद मेरा ही शोषण होने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा हो क्या रहा है। उमेश पाल की गवाही चल रही थी, वो गवाही दे रहे थे, तो वो सामने बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ, तो बस वो चेहरे का जो होता नहीं है वो एक्शन और ये वो वही सब था कि हाँ, फिल्मों का सीन। क्योंकि मैंने सुना है कि अतीक अहमद देखते बहुत गौर से हैं और वास्तव में मैं बैठी, मैं सुनी थी और मैं पहली बार देखी। वो बड़ा एकदम टकटकी लगा एकदम देखते हैं, मतलब कोई गलत वैसा नहीं, मगर एक जो मैंने सुना है खौफ पैदा करने के लिए। अतीक के माफिया राज में ट्रिक्स का बहुत इस्तेमाल होता था। वो सीधे शिकार नहीं कर पाता था तो विरोधी को कई मोर्चों पर फंसा देता था। वो जाल बिछाता था। जो अधिकारी कड़क थे उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का लालच देता। कई बार विरोधी अधिकारियों के हित की बात करने लगता। कुल मिलाकर उसके मोडस ऑपरेंडी में सरप्राइज का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता था। अतीक अहमद देखिए, ना पैसे से कमजोर था, ना अपने पावर से कमजोर था, ना अपने लोगों से कमजोर था, और सबसे बड़ी बात पैसा। और पैसे की वजह से इस बंदे ने बहुत लोगों को, जैसे एक होता नहीं लालच, धन का लालच दे करके मतलब गलत भी काम करवाने का, जैसे साम दाम दंड भेद, जो जैसे टूट सकता है। जो फैमिली से प्रेम करता है, फैमिली के ऊपर टारगेट कर लिया गया, वो टूट गया। जो थोड़ा लालची किस्म का है, पैसा दिए, जो पैसे से टूट सकता है पैसे से तोड़ दिया। जो नहीं टूटने वाला बंदा है
और जिसके मर्डर नहीं कर सकते उसके ऊपर मुकदमा करके आप तोड़ दो कि नहीं भाई, इससे लड़ने के बाद तो मेरी ही पतन हो रही है, मेरा ही निश्चित नुकसान हो रहा है, इस बंदे से अब मत लड़ो। तो ऐसी चीज़ें रहीं। और क्योंकि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके काले पैसे को पर्दे के पीछे उनको वाइट मनी करके देते थे। और शासन प्रशासन में भी अतीक अहमद का बहुत ज़्यादा, मतलब थाने से लेकर के लखनऊ तक में अधिकारियों में अच्छी खासी पकड़ थी, जिसकी भुक्तभोगी हम लोग होते थे कि जैसा मुकदमा चाहता था वैसा लगा देता था। फिर मेरे ऊपर मर्डर के मुकदमे, मेरे भाई हैं बड़े वाले, उनके ऊपर जी मेरे भाई के ऊपर मर्डर के मुकदमे, मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर मर्डर के मुकदमे, मेरे साथी सहयोगी जो मेरे मदद कर रहे थे, जो मेरे साथ चलते थे, उनके ऊपर मर्डर के मुकदमे कि इतना इसको समय ना मिले जो सिर्फ मेरे बारे में सोच पाए। अब मुकदमा हो गया, घर छोड़ के भागो, फैमिली जिसके ऊपर लग जा रही वो भाग जा रहा है, और भाई जेल चला जा रहा है तो 4 साल आप जेल में फर्जी काटोगे। लास्ट में जब इनके अतीक अहमद के ऊपर मैंने सीबीआई जांच फ्रेम किए तो उल्टा मेरे ऊपर अतीक अहमद ने सीबीआई जांच बैठा दिया। एक बार इलाहाबाद से बस में बैठ करके आ रहे थे, अतीक का फ़ोन आ गया, हमसे बोले कि साहब, हमने कहा कौन? बोले मैं अतीक अहमद बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताओ क्या बात है? तो बोले कि मैं आपका ट्रांसफ़र नैनी करवा रहा हूँ। हम कहा क्यों भैया, अभी हमको ज़िंदा देखना नहीं चाहते क्या? अरे बोले आप कैसी बात करते हैं, मैंने आपको खूब देखा है, खूब परखा है, नैनी जेल की हालत बहुत ख़राब हो गई, आपके अलावा कोई उस जेल को संभाल नहीं सकता है। हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और बोले मैं करवा दूं तो? हम कहा अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया मैं तुरंत उसका पालन करूंगा, ज्वाइन कर लूँगा। बोले बताइए, तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरे दिन मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से निकलूँगा नहीं, एक के बाद दूसरी बात तीसरी, जितनी बीमारी है वो सब हम ओढ़ के बैठ जाएंगे, मगर हम वहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आम अपराधी होता है और जो माफिया होता है उसमें एक बड़ा अंतर ये होता है कि माफिया डिस्टर्ब्स द होल सिस्टम, द पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एंड द जेल सिस्टम। अब तो माफिया आपके मीडिया के सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये एक जो उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ दोनों तरफ ये जो एक आम अपराधी के उसमें जो उसका इन्फोर्समेंट होता है वो एक स्ट्रेट होता है, लेकिन माफिया के उसमें वही रूल ऑफ लॉ का इन्फोर्समेंट समय और परिस्थितियों के उसमें शिथिल होता रहता है। अतीक फील्डिंग सजाकर मैच खेलता था। लीगल और पुलिस सिस्टम की कमियों को उसने अपनी रक्षा दीवार बना लिया था। अतीक को खुद पर इतना भरोसा था कि अगर वो एक बार कमिटमेंट कर ले तो फिर खुद की भी नहीं सुनता था। अतीक के गुनाहों का अगर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए तो पुलिस और व्यवस्था को फुल प्रूफ करने में मदद मिलेगी। भविष्य में अगर अतीक पर कोई OTT सीरीज या फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो उसमें एक डायलॉग जरूर होगा कि इतनी गोली मारेंगे कि पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाएगा। और साथ ही जनता को एक संदेश भी जाएगा कि कोई अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर राजनीति उसे शरण ना दे तो उसकी उम्र छोटी रह जाती है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।